अच्छा, अब इस सेक्शन में हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ये लैंडिंग फ़ीस, हैंडलिंग फ़ीस और एम्बार्केशन फ़ीस। आपके सामने जो ये एक्सेल की वर्कबुक खुली है, आप इसमें देखेंगे कि मैंने हर चीज़ को कैलकुलेट करने के फार्मूलाज लिखे हुए हैं लाइन के अंदर। और हर मोड़ पे आपने यही याद रखना है कि रेवेन्यू जो है वो उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है वॉल्यूम। अब जो प्राइस है वो हमारे पास ऑलरेडी है, लैंडिंग फ़ीस पर टन, एक टन की कितनी प्राइस है। तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो ये है कि एक साल में कितने टन लैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए आप अभी देखिए, मैं एक ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं हर जहाज़ का वज़न ले रहा हूँ। जैसे 737 का 61 टन्स का वज़न है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि कितने 737 लैंड कर रहे हैं। फिर मैं प्लस साइन से प्लस साइन लगाता हूँ और वही कैलकुलेशन A320 के लिए करता हूँ कि हर एक A320 का 73 टन्स का वेट है और 164 A320 लैंड कर रहे हैं। और ये अब आप देखेंगे कि फॉर्मूला काफ़ी लंबा और मुश्किल होता जा रहा है। एक आपने अभी, मैं तो यहाँ पे एक इकट्ठे करूँगा कैलकुलेशन कि ये सारा वॉल्यूम कैलकुलेट किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया लैंडिंग फ़ीस पर टन से, और ये जो डिवाइड किया 1000 से इसलिए किया क्योंकि हमारी इनकम स्टेटमेंट थाउजेंड्स में है। ये आप देखेंगे ये फॉर्मूला काफ़ी लंबा और मुश्किल दिख रहा है आपको। इसको आसान करने के आपके पास दो तरीके हैं। जो एक बेहतरीन तरीका तो ये होगा कि आप कुछ रोज़ ऐड कर लें। इस पैसेंजर फोरकास्ट के नीचे आप रोज़ ऐड कर लें और एक फ़र्क लाइन पे कैलकुलेट कर लें कि कितना वेट लैंड कर रहा है। और जब वो आप टोटल वेट जितना लैंड कर रहा है कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसको फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर दें लैंडिंग फ़ीस पर टन से। लेकिन अगर आप और फॉर्मूले जानना चाहते हैं जिससे ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए, तो ये जो एफ एक्स जहाँ पे लिखा होता है एक्सेल की फार्मूला के लेफ़्ट साइड पे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फार्मूले नज़र आएंगे। और ये फार्मूले की कहानी कुछ ऐसी है कि आप जितना जान जाएंगे हर फार्मूला कैसे लगता है, तो फ़र्क मोड़ पे आप एक फार्मूला लिख सकेंगे जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा कुछ छोटे लॉजिक लिख के, ज़रा ज़्यादा आई वुड से प्रिसाइज लॉजिक लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक फार्मूले की मैं मिसाल दे रहा हूँ, सम प्रोडक्ट जो है वो वही कैलकुलेशन जो आपने देखी उसको एक ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से करता है। नतीजा इसका वही होगा, लेकिन आप देखिए मैंने इधर सम प्रोडक्ट लगाया, मैंने जो कॉलम एच है उसके साथ मैंने डॉलर साइन लगाया क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो ना हिले जब मैं कॉपी राइट करूँ। और फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया लैंडिंग फ़ीस पर टन से। और ये फॉर्मूला सम प्रोडक्ट का एक मिसाल है आपके लिए कि आपने अगर एक्सेल में और फॉर्मूले सीखने हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है कि पहले आप अपने आप को समझाएं आप कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, और फिर आप ये एफ एक्स का जहाँ पे बटन लगा हुआ है इसको दबाएं। उससे आपको बहुत सारे फार्मूला सीखने का मौका मिलेगा। अब एयरक्राफ्ट हैंडलिंग फ़ीस कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली इक्वल्स टू का दबाएं बट सम ओपन ब्रैकेट, और ये सिलेक्ट कर लें एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट्स। ये इसलिए क्योंकि हम हर एयरक्राफ्ट के लिए एक सेम फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो 747 हो चाहे वो A320 हो, उसके लिए एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट की हम उतनी ही फ़ीस चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये एयरपोर्ट ऐसे फ़ीस चार्ज कर रहा है। अब एम्बार्केशन फ़ीस कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले भी पैसेंजर्स कैलकुलेट कर लिए थे, ये रोज़ 37 to 41 पे। तो पर हम हर पैसेंजर से 361 रुपीज़ ले रहे हैं और हमने टोटल पैसेंजर्स ऐड किए, मल्टीप्लाई किया बाय 361 और ये हमने
कैलकुलेशन हमारी हमें हमें मिल गई। और अभी ये मैंने कॉपी की फॉर्मेटिंग और ऑल्ट EST से वो फॉर्मेटिंग मैंने पेस्ट कर दी। ये कॉपी फॉर्मेटिंग और ऑल्ट EST से पेस्ट फॉर्मेटिंग काफ़ी एक यूज़फुल शॉर्टकट है और ये आपको बार बार काम देगा जब आप एक्सेल में काम करेंगे। ये ऑल्ट इक्वल्स टू का भी एक बड़ा अच्छा क्यूट सा शॉर्टकट है। जब आपने कभी चीज़ें सम अप करनी हो सम लिखे बगैर, तो ऑल्ट इक्वल्स टू दबाएंगे तो ये सम कर लेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है ऑल्ट इक्वल्स टू के शॉर्टकट पे कि एक खाली लाइन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर सेल I-52 खाली ना होता, कोई छोटा सा नंबर होता, तो वो जो ईयर है 2009 वो भी इंक्लूड हो जाता अगर मैंने ये ऑल्ट प्लस दबाया होता। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि ऑल्ट प्लस का अगर आप शॉर्टकट या ऑल्ट इक्वल्स टू साइन का अगर आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक नंबर जैसे ईयर जो है उसको वो गलती से आपसे ऐड हो जाए। इस वक्त आपने टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि आपने तीनों चीज़ों की प्राइस और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम करेंगे कैलकुलेट नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। यहाँ पे 3 लाइन आइटम्स हैं और अब इधर ज़रूरी नहीं है कि हम इन लाइन आइटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो हम पुरानी एवरेजेस लेंगे। हम कहेंगे कि आमतौर पे एयरपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड और फ्लाइंग क्लब और ये रिटेल इनकम एक सर्टन परसेंटेज होती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परसेंटेजेस। और अब आप अपनी आखिरी सेल एंकरिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो जो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू की परसेंटेजेस हैं वो मैंने दी हुई हैं सेल I-15 से I-17 में। अब आपने सेल I-15 से I-17 की जो ये रोज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू से। और आपने इसको फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखना है कि आप एक फॉर्मूला लिखें और वो सारे का सारा डिज़ाइन हो जाए, खुद ही कैलकुलेट हो जाए जब आप कॉपी राइट और कॉपी डाउन करें। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग, यानी कि हिस्टोरिकली 24% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू वाज एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड। लेकिन अब डिसाइड ये करना है कि हमने डॉलर किधर लगानी है। यहाँ पे $2 लगेंगे और अब आप सोचें कहाँ पे लगेगा डॉलर। ये आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और अगर तो आपने बस ये सोचना है कि ये आपका जो रो 56 है ये नीचे नहीं आनी चाहिए और जो कॉलम आई है वो राइट पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपने सोचना है कि डॉलर आपने कहाँ लगाना है। और मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूँ। अगर तो आपने डॉलर लगाया इस नंबर 56 के पीछे और इस लेटर L के पीछे तो आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि हम चाहेंगे कि जब हम कॉपी राइट करें तो ये कॉलम L ना हिले, लेकिन जब हम कॉपी डाउन करें तो ये रो 56 ना हिले। और ये एक इंतहाई ज़रूरी स्किल है। अभी आप देखें ये कितनी जल्दी ये सारे नंबर्स कैलकुलेट हो गए और ये इसीलिए कैलकुलेट हुए क्योंकि हमारे पास हमने डॉलर ठीक तरीके से लगाया था। और इसको चेक करने के लिए ये Alt+TUT एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। Alt+TUT से आपको पता चलता है कि फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं और Alt+TUA से जो एरोज़ हैं उस फॉर्मूले के वो फिर गायब हो जाते हैं। और ये जो है अब हमने इसको सम अप कर दिया टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू प्लस ये जो 3 आइटम है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू के, इससे हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हमारी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। अब हमने एवरेजेस ली हुई हैं रो 45 में, यानी कि तकरीबन हम देख रहे हैं कि 20 से 21%
जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो सैलरीज़ की तरफ जाता है। हिस्टोरिकली हम ये देख रहे हैं, इसलिए हम फ्यूचर में भी यही अजम्पशन ले लेंगे। और हम देखते हैं कि मार्केटिंग जो है वो भी एक सर्टन तकरीबन 15-14% टोटल रेवेन्यू का बनता है। तो हम हिस्टोरिकल रेशियोज़ को लेके ये एक फोरकास्ट बना देंगे अपनी स्टाफ सैलरीज़ की और अपनी मार्केटिंग की। अब एक और तरीका भी हो सकता है ये स्टाफ सैलरीज़ को करने के लिए कि आप हर बंदे की हेड काउंट लें, सैलरी लें, फिर कैलकुलेट करें। और शायद अगर आपकी एक्सरसाइज में सैलरी कैलकुलेट करना इंतहाई ज़रूरी काम है तो आप ये ज़रूर करें, लेकिन अगर आप एक हाई लेवल तस्वीर बना रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, समझाने के लिए कि इसमें पैसे डालने भी चाहिए या नहीं, क्या ये अच्छा बिजनेस है भी या नहीं, तो उस मोड पे इस डिटेल में घुसना कि हर बंदे की सैलरी कितनी है, शायद वो इतनी यूज़फुल चीज़ नहीं है। और यही एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार दोहराऊंगा कि आपका जो मकसद है फाइनेंशियल मॉडल का, वो जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे मेंटेनेंस जो है मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एक प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, यानी कि कितनी मेरी पास एसेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना अब हर मोड के बाद फाइलें सेव करता जाऊँगा, तो आपके पास हर मोड पे फाइल होगी। अगर आप कहीं पे भी फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि ये स्टेप कैसे किया है इसमें, तो आपके पास इस कोर्स में अगली फाइलें हर स्टेप पे मौजूद रहेंगी और आप हर स्टेप को देख सकेंगे ताकि आपके पास जवाब मौजूद हो। और कभी भी आप फंसेंगे तो आप या वीडियो देख सकते हैं या आप मेरा जवाब देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन की, और मैं दोबारा उस मोटर बाइक एग्जाम्पल पे आता हूँ। सपोज़ करें आपने 80,000 रुपये की मोटर बाइक ख़रीदी। अब हर साल अगर आप उसको चलाते हैं तो कुछ वेयर एंड टेयर होती है। सपोज़ करें कि 10 साल में वो जो बाइक है उसकी कीमत ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हर साल आप 8,000 रुपये डिप्रिसिएशन काटते रहेंगे और ये जो डिप्रिसिएशन है ये आपकी इनकम स्टेटमेंट पे लगेगी। अब यहाँ पे जो जिस तरीके से ये चीज़ मैंने बनाई है, जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है यहाँ पे, वो समझ लें उस ये कीमत है हमारे एसेट्स की। यानी कि अगर ये मोटर बाइक वाला एग्जांपल होता तो यहाँ पे मोटर बाइक की कॉस्ट आ रही होती कि यानी कि 80,000 रुपये में ख़रीदा। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वो है कि जो हर साल डिप्रिसिएशन अक्यूमुलेट करती जा रही है। ये जो एक आप टर्म सुनेंगे थोड़ा बाद में भी, इसके बारे में बात करूँगा, ग्रोस बुक वैल्यू और नेट बुक वैल्यू। अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे ना तो उसमें हमेशा नेट बुक वैल्यू रिपोर्ट होती है, यानी कि आपकी एसेट की कॉस्ट माइनस आज तक कितनी डिप्रिसिएशन हुई है। बाइक वाले एग्जांपल में अगर चौथे साल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाइक की एंट्री अपनी बैलेंस शीट पे और मैं 10 साल पे डिप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो 80,000 माइनस 3,200, हाँ 80,000 मतलब बेसिकली 4 साल की डिप्रिसिएशन, हम मोर लाइक 32,000, नॉट 3,200, 32,000 की डिप्रिसिएशन लगेगी। यहाँ पे मैंने स्प्लिट आउट कर दिए हैं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और ग्रोस बुक वैल्यू, ताकि आपके लिए आसान हो इसको कैलकुलेट करना। और ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की, हम उस बेसिस पे करेंगे कि पिछले साल की वैल्यू प्लस और हमने कितने पैसे लगाए अपने एसेट बनाने में। बाइक का एग्जांपल ये होगा, अगर हम और बाइक ख़रीदते गए तो पिछले साल की वैल्यू प्लस इस साल हमने कितने बाइक ख़रीदे। ग्रोस बुक वैल्यू इज़ सिंपली कि हमने ख़र्चा कितना किया एक एसेट को ख़रीदने में या एसेट को बनाने में, एंड नेट बुक वैल्यू उसकी डिप्रिसिएशन को माइनस करता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का लाइन आइटम है, ये आपको उसकी ग्रोस बुक वैल्यू बताता है।